नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है 3000 टाके। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो बकुड़ा में बताया था कि हम सुधा मूर्ति मैम द्वारा लिखी और एक किताब 3000 टाके का रिव्यू लेकर आएंगे, उसी वादे के तहत हम आपके लिए लेकर आए हैं उस किताब का रिव्यू और सारांश। बकुड़ा के वीडियो में हमने उनके समाज कार्य और उनको मिले सम्मान के बारे में बताया था। आज और थोड़ी ज़्यादा जानकारी उनके बारे में बताएंगे। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रस्तुत पुस्तक कोई कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह उनके संस्मरण और अनुभवों की किताब है, जिसे उन्होंने 11 अध्यायों के रूप में लिखा है। वह एक ऐसी अमीर व्यक्ति है जो अपनी समाज सेवा के लिए जानी जाती है। उन्हें अपने काम के सिलसिले में हमेशा देश विदेश की यात्रा करनी पड़ती है। इन यात्राओं के दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग तरह की परिस्थितियों का अनुभव आता है। इन्हीं यादों को उन्होंने इस किताब में संजोया है। इनमें कुछ कहानियाँ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल पार्श्वभूमि से ताल्लुक़ रखती है। इसमें उनके जीवनी की भी कुछ कुछ झलक देखने को मिलती है। उन्होंने हर एक अध्याय को इतना सही और सटीक शीर्षक दिया है कि कहानी पढ़ने के बाद आपको उसकी महत्ता समझ में आएगी कि कैसे उस छोटे से शीर्षक में वह पूरी कहानी फिट बैठती है। उनकी मातृभाषा कन्नड़ है। वह कन्नड़ में किताबें लिखना ज़्यादा पसंद करती है। इसमें वह ज़्यादा सहज महसूस करती है। जाहिर है, अपनी मातृभाषा को लेकर यह सबके साथ होता है। फिर भी किताब की प्रस्तावना में बताए अनुसार श्रीमान TJS जॉर्ज से प्रेरणा लेकर उन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। पुस्तक भी उन्होंने श्रीमान जॉर्ज को ही समर्पित की है। किताब में वर्णित कहानियाँ असली है और कुछ कहानियाँ आपको निराशा के अंधकार से बाहर निकालकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुस्तक में वर्णित प्रत्येक घटना हमें मुसीबतों से भागने के बजाय उनसे लड़ने के लिए प्रेरित करती है। किताब मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है। हमें किताब के अनुवादक को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किताब के मूल भाव को बदले बगैर जैसे के वैसा हमारे सामने रखा। किताब में अलग अलग घटनाएं हैं। हर घटना के अलग पात्र हैं। उन पात्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो लेखिका के इससे जुड़े अलग अलग अनुभव है। एक तरफ देवदासी समाज है जो सामाजिक शोषण सहता हुआ गुजर बसर करता है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो विदेशियों की ओर दौड़ लगाते हैं, फिर वही के कुचक्र में फंस जाते हैं और घर और अपनों से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं। सुधा मूर्ति मैम एक बहुत अच्छी लेखिका भी है। उनकी यह किताब आपको ज़रूर प्रभावित करेगी। इसे एक प्रेरणादायी पुस्तक भी कहा जा सकता है। यह उनके द्वारा लिखी गई किताबों में सर्वश्रेष्ठ किताब है, इसीलिए शायद उन्होंने इसे हमारे देश के महान कॉमेडियन कपिल शर्मा को भेंट दी होगी। बहरहाल, इस अप्रतिम किताब की लेखिका है सुधा मूर्ति, अनुवादक है लीना सोहोनी, प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ संख्या है 185, उपलब्ध है अमेज़न के किंडल पर। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक रिव्यूज़ और समरीज हिंदी में, तो जुड़े रहिए सारांश बुक ब्लॉग के साथ। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश। सुधा मूर्ति मैम, इन्होंने 3000 वारांगनाओं का पुनर्वसन किया। यह काम करने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयाँ आई। उन्होंने अपने साहस और अथक परिश्रम से इन 3000 स्त्रियों के जीवन को एक नई दिशा दी। उसके बाद जब वह स्त्रियां और उनके बच्चे अच्छा सामाजिक जीवन जीने लगे, तो उन्होंने सुधा मूर्ति मैम का एक क्विल्ट, जिसे मराठी में गोदड़ी भी कहते हैं, देकर सम्मान किया, जिस पर उन महिलाओं ने 3000 टाके बुने थे। इसलिए फिर इस किताब का नाम लेखिका ने 3000 टाके रखा। सुधा मूर्ति मैम और उनके पिता शायद ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक फ्लो के मुताबिक न जाते हुए अपने लिए लीक से हटकर प्रोफेशन चुने। लेखिका अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में इकलौती महिला विद्यार्थी थी, जहां सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व था, इसलिए उनको बहुत परेशानी और ताने झेलने पड़े। उन्होंने अपने सहपाठियों को मुंहजोरी करके नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से हराया, और फिर उनके सहपाठी उनके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे। उन्होंने अच्छे नंबर
नंबरों से पास होकर यह दिखा दिया कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा सकती है और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकती है। यह उन्होंने लड़कों को कैसे परास्त करे इस अध्याय में साझा किया है। कहते हैं हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। इस अध्याय में उन्होंने सादे खाने का महत्व समझाया है। जिन सब्जियों को हम अब तक भारतीय समझते आए हैं वह असल में विदेशी है। यह जानकारी लेखिका को उनकी सहेली के पिताजी से मिलती है जो एक वनस्पति विज्ञानी है। त्रयांजलि नीर में उन्होंने अपनी बनारस यात्रा के अनुभव को साझा किया है जो उन्होंने 1996 में की थी। बनारस जो कि भगवान शिव की नगरी है, वहाँ उन्होंने पवित्र गंगा नदी का जल अपनी अंजुलियों में भरकर सूर्य को साक्षी मानकर 3 बार अर्पण करते हुए अपने पसंदीदा चीज़ का त्याग किया है। यह अध्याय पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा संभव है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? ऐसा संकल्प हमारे मन को कहीं बहुत अंदर तक झकझोर देता है। इन्फोसिस फाउंडेशन में एक दिन इस अध्याय में आपको पता चलेगा कि वह अपने जीवन में कितनी व्यस्त रहती है। उनको एक दिन में कितने ही मेल आते हैं और कितने ही लोग मिलने को आते रहते हैं। अपनी समाज सेवा से उन्होंने लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में बड़ी मदद की है। कैडर क्लास ऐसे व्यक्तियों की कहानी है जो लोगों को उनके कपड़ों और गहनों के हिसाब से जज करते हैं। दूसरों को भेड़ बकरी की तरह समझने वाले यह लोग खुद उस क्लास से बिलोंग करते हैं। यह उन्हें कौन समझाए? ऐसे ही महिलाओं की यह कहानी है जो दिखावे की जिंदगी जीती है। जैसा कि हमने आपको बताया, सुधा मूर्ति मैम और उनके पिता ने हमेशा समाज में प्रचलित उलट प्रोफेशन खुद के लिए चुना। उनके पिता गायनोकोलॉजिस्ट थे, जबकि इस क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा था। लेखिका के पिता का एक ऐसी निर्जन जगह पर तबादला हुआ जहाँ शेरनी अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठा करती और सांप रस्सी के जैसे छत से लटका करते। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने एक बड़ा काम किया। इस बात का पता उन्हें बरसों बाद तब चला जब उन्होंने एक नर्सिंग होम की प्लेट पर अपना नाम देखा। लेखिका के पिता ने विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश की। यह घटना आपको एक अलिखित जीवन में पढ़ने को मिलेगी। अपने घर जैसा सुकून और कहीं नहीं। यह बात 100% सच है। यह उन पीड़ित महिलाओं के बारे में है जो अपनी निर्धनता कम करने के लिए और अपने घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए विदेश जाती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि वह रेगिस्तान में मौजूद मरीचिका के जैसा धोखा है। वहां जाकर उनका जीवन अत्याचार सहते हुए नरक यातना भोगे जैसा हो जाता है। वह वहां से निकलने के लिए छटपटाती रहती है। तब उनको अपना देश और उसमें बसा अपना घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह महसूस होती है। ऐसे ही महिलाओं की कहानी घर जैसी कोई जगह नहीं इस अध्याय में बताई गई है। यह महिलाएं सुधा मूर्ति मैम की मदद से अपने घर सुरक्षित पहुंच पाई थी। एक शक्तिशाली राजदूत। यहाँ राजदूत की भूमिका में बॉलीवुड है। देश विदेश के लोग बॉलीवुड फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। फिल्मों के माध्यम से वह हमारी संस्कृति को, पहनावे को जानते हैं। इसीलिए जब हम उनके देश जाते हैं तो उनसे हमारा कोई रिश्ता न होते हुए भी एक अनजाना रिश्ता बॉलीवुड की वजह से बन जाता है। किताब के आखिर में एक वाक्य लिखा है, आशा सदैव विद्यमान है। किताब खत्म करने के बाद जब आप यह वाक्य पढ़ते हैं तो मन में जैसे विचारों का सैलाब आ जाता है। किताब की हर घटना में वर्णित हर पात्र अपनी लड़ाई तो हार जाता है, लेकिन एक आशा की किरण के बदौलत वह अपने जिंदगी का युद्ध जीत जाता है। वैसे ही यह वाक्य आपको भी जीवन के हर परिस्थिति में निराशा के भंवर से निकालकर जीत की ओर लेकर जाएगा। यह आपके मन को ऊर्जा से भर देगा और आपके हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ देगा। किताब पढ़ते समय हमेशा हमारी भावनाओं का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी खुशी कभी गम वाला। इस किताब को पढ़े हमें बहुत वक्त बीत गया, फिर भी हमें यह किताब याद है। कपिल शर्मा शो में सुधा मूर्ति मैम को देखकर इस किताब की यादें ताज़ा हो गई थी, तो सोचा क्यों नहीं इस किताब के बारे में आपको भी बता दे। इस अविस्मरणीय किताब को ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।